नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। देहरादून में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। उत्तरायणी मेले और उत्तरायण कार्यक्रम में अयोध्या थीम, आरती और दीपोत्सव कार्यक्रम करने की अपील की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी उत्तराखंड में भी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके साथ ही उत्तरायणी मेले और उत्तरायण कार्यक्रम में अयोध्या थीम रहेगा। इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर, परिवहन निगम में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। अपर सचिव परिवहन ने जारी किया आदेश। हड़ताल को लेकर एस्मा लागू क्या बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां परिवहन निगम ने 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में एस्मा लागू कर दिया गया है। हड़ताल को लेकर एस्मा लागू किया गया और परिवहन निगम ने जारी किया आदेश, जहां पर अपर सचिव परिवहन ने यह आदेश जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत अल्मोड़ा के लाभार्थियों से बातचीत की और वर्चुअल माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान सभी लाभार्थियों ने इन योजनाओं से मिल रहे लाभ और इसमें उनके जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन के बारे में अवगत कराया। इस क्रम में अल्मोड़ा निवासी कमला देवी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लाभार्थी हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कमला से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आत्मनिर्भर भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। उन्होंने क्षैतिज आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की रिपोर्ट विधानसभा से जल्द ही लागू करने की मांग की, जिस पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने विधानसभा का जल्द सत्र बुलाकर प्रवर समिति की रिपोर्ट पटल पर रखने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राजकीय सेवाओं से क्षैतिज आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की रिपोर्ट पर अभी तक अमल नहीं हुआ। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर अग्रवाल से प्रवर समिति की रिपोर्ट को जल्द विधानसभा से पारित कराने की मांग की है। विधानसभा का सत्र बहुत जल्दी बुलाया जा रहा है, जिसमें आंदोलनकारियों से संबंधित जो 10% क्षैतिज आरक्षण का विषय था, विधानसभा सत्र में उसकी चर्चा होगी और बहुत जल्द इसको हम लोग लागू करेंगे। माननीय धामी जी की सरकार इसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो प्रवर समिति की रिपोर्ट माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मेरे द्वारा सौंपी गई थी, बहुत सुंदर उसमें ड्राफ्टिंग की गई है। मेरा मानना है कि इसमें सभी लोगों को, आंदोलनकारियों को इसमें निश्चित रूप से जो भावना हमारी सबके आंदोलनकारी। उत्तराखंड में राज्य युवा महोत्सव की शुरुआत कल से देहरादून के परेड मैदान में होने जा रही है। इसकी पूरी तैयारी युवा कल्याण विभाग ने कर ली। युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसकी जानकारी दी और बताया कि राज्य युवा महोत्सव की शुरुआत परेड मैदान से होगी और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। साथ ही खेल मंत्री ने बताया कि युवा महोत्सव की शुरुआत ब्लॉक स्तर से शुरू की गई। कल से यानी कि 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नव युवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके। कल
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होम स्टे की योजना निकाली थी, जो कि लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। होम स्टे लाभार्थियों का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से होम स्टे की योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार घर पर ही मिल रहा है। ये योजना से कहीं ना कहीं पलायन को रोकने में भी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में भी होम स्टे खोलने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए और लगातार पहाड़ी क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए होम स्टे की योजना चलाई गई, जिस वजह से पहाड़ी क्षेत्र में भी होम स्टे खोले जा रहे हैं, जिससे वहां के लोग वहीं पर अपने घर पर ही कार्य कर रहे हैं और अच्छा रोजगार कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का पलायन भी रुकता हुआ नजर आ रहा है। लाभ तो अच्छा है। कंचन होम स्टे मतलब जो होम स्टे सरकार ने लागू की है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं जैसे 5 या 6 कमरे अलाउ करते हैं, ये ज़्यादा कमरे दें। नहीं, योजना तो उन्होंने ठीक निकाली है, पर अभी इसमें बड़ा काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मतलब जो कस्टमर वगैरह आ रहे हैं, एक तो पहले उनको पता ही नहीं होता है ना, एडवर्टाइजमेंट की कमी है एक तो, और दूसरा फिर जो लोग आते हैं वो अपने रेट लगाते हैं, जो गवर्नमेंट ने रेट दे रखे हैं उस पर तो वो ध्यान ही नहीं देते। बहुत बढ़िया, टूरिस्ट यहाँ खुश हो जाता है, रिजनेबल रेट पे उसे रूम मिल जाता है। बड़े बड़े रूम होते हैं, शेयरिंग कर लेते, 4-5 लड़कियाँ एक रूम में रुक जाते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर ऋषिकेश में मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत पीडब्ल्यूडी तिराहे पर रेत से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े टेम्पो पर पलट गया। घटना में एक युवक डंपर की चपेट में आ गया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि ट्रक के पलटने से हाईवे पर जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर रितेश शाह अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम भी बचाव के लिए मौके पर आई। पुलिस ने सबसे पहले ट्रक की चपेट में आने वाले युवक का शव कब्जे में लिया और उसे पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि ये ट्रक वहाँ से ब्रेक फेल हुए ऊपर से और ये मतलब कि यहाँ पर आकर ऐसे पलट गया। एक आदमी इतनी बुरी तरीके से इसमें मतलब वो ख़त्म ही हो गया है। मैंने आपके प्रेस के माध्यम से भी पहले सितंबर के टाइम पे बोला था शासन प्रशासन को कि ये जो भारी वाहन है वो क्षेत्र में, आबादी वाले क्षेत्र में ना आए, तो इससे भारी नुकसान होने का वो था। मैंने पहले भी अवगत कराया है कई बार, लेकिन शासन प्रशासन ने मेरे ख्याल से इस पर ध्यान ना दिया, नहीं देने के कारण ये क्या नाम है, आज इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, जिसमें एक आदमी की आधी से ज़्यादा। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having 2 basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। आयुर्वेद का ये सार है, आरोग्य का प्रकाश है, ये दिव्य है, अमूल्य है, पतंजलि च्यवनप्राश है। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकना और निजी स्कूलों से ये विद्यार्थी प्रतियोगिता कर पाएं, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई। 5वीं और 8वीं पास करने वाले 10% श्रेष्ठ विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है। 6ठी के विद्यार्थियों को 600 रुपए प्रति माह, 7वीं के विद्यार्थियों को 700 रुपए प्रति माह, 8वीं के विद्यार्थियों को 800 रुपए प्रति माह, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 900 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति तय की गई है। 10वीं बोर्ड में 80% अंक लाने पर 11वीं और 12वीं में हर महीने 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए स्कूल में उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ये हमारी आगे की पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके द्वारा हम मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए इस योजना के लिए मैं सीएम धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
ऐसी स्कॉलरशिप से हम कई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं जो भविष्य में हमारे जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस योजना का लाभ मैं भी पा सकूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर हरिद्वार में बाबा रामदेव ने राम मंदिर पर राजनीति करने वाले और अभद्र टिप्पणी करने वालों जमकर निशाना साधा। स्वामी रामदेव ने कहा है कि जो लोग भगवान राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वो बहुत जल्द उनका राजनीतिक मोक्ष हो जाएगा। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि मुस्लिम भाई भी आपसी सहमति से मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर के विवादित स्थान को छोड़ते तो ये दुनिया भर के लिए बड़ी नज़ीर होगी। रामदेव ने कहा है कि आज हमारे मजहब अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम सभी के पूर्वज रामकृष्ण ही हैं। पक्ष विपक्ष में निष्पक्ष हैं, राम सबके हैं। जिनको कार्ड गया है वो भी आए, जिनको कार्ड नहीं गया है वो भी आए। जितने व्यक्ति 22 जनवरी को समा पाए उतने उस दिन आए। बाकी 365 दिन राम जी का दर्शन सब कर पाएंगे, क्योंकि राम मात्र एक व्यक्ति नहीं है। राम हमारी सनातन संस्कृति है, रामो विग्रहवान धर्म है। राम हमारे लिए धर्म का साक्षात विग्रह है। राम हमारे लिए राष्ट्र धर्म है। राम हमारे लिए हमारे स्वाभिमान है। राम हमारे पूर्वज भी हैं। राम हमारे लिए परात पर ब्रह्म अवतारी सत्ता भी है। राम राजा भी हैं। राम एक आदर्श। वही कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी में वन मंत्री सुबोध उनियाल की शिकायत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर की। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्री द्वारा न्यायालय के प्रति की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करती है, जिसको देखते हुए वह कोर्ट को स्वतः संज्ञान के लिए शिकायत पत्र भेज रही है। बता दें कि पिछले दिनों एक ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कोर्ट को गाली दी जा रही थी। यह बातचीत का वीडियो भीमताल से विधायक राम सिंह केड़ा का है, जब वो वन मंत्री से बात करते हुए सुनाई दिए जा सकते हैं। हालांकि वन मंत्री अपनी वॉइस को लेकर इनकार कर चुके हैं कि वो उनकी आवाज़ नहीं है। दिसंबर को भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा ने टेलीफोन किया सुबोध उनियाल वन मंत्री को वन्य जीव आतंक को लेकर, और मदद तो खैर उनको नहीं मिली, लेकिन हाँ भर भर के न्यायालय के लिए गालियां हम लोगों को ज़रूर सुनने को मिली। वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन वायरल हो गया मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, सोशल मीडिया में। 29 दिसंबर की घटना है और आज 3 जनवरी 2024 में हम हैं। यानी 4 दिन इंतजार करने के बाद भी जब हमने देखा कि कोई कार्यवाही मंत्री पर नहीं हो रही है, जबकि ये संगीन अपराध है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये उनकी शान में गुस्ताखी। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विकास कार्य को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में 144 करोड़ की लागत से बनने वाली मसूरी यमुना पेयजल योजना को तय समय पर पूरा न होने को लेकर जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं मसूरी में बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी अड़े हाथ लिया गया। उन्होंने कहा कि मसूरी पहाड़ों की रानी है और मसूरी की खूबसूरती और वातावरण को संरक्षित किया जाना हर किसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को मसूरी में अव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही टैक्सी स्कूटी पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। देखिए, मसूरी को पहाड़ी की रानी कहा जाता है। रानी को सुंदर होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और खुशबू सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस काम को बड़ी ईमानदारी से कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मसूरी की पेयजल योजना, वो साकार होने जा रही है। शीघ्र ही उस योजना को हम यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे और उस पेयजल योजना के बनने के बाद आने वाले 35 साल तक मसूरी की पेयजल की समस्या। वहीं मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा से पहले ही कस्बे राजनीति में एक नया मोड़ आ गया, जहां पर बसपा को बड़ा झटका लगा। मंगलौर नगर के निवर्तमान अध्यक्ष दिलशाद अहमद और डॉक्टर शमशाद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर अपने भारी समर्थकों के बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मौजूदा विधायक सरवत करीम अंसारी जी का इंतकाल हुआ है और सब लोगों को जानकारी है कि इस बार 2022 में चुनाव जीतने के बाद हाजी सरवत करीम अंसारी जी का
कि तबीयत ख़राब होना या उनका मिजाज ख़राब हो जाना। नगर मंगलौर को बहुत त्रस्त करने का उन्होंने काम किया है। तो उस चीज़ से मैं आहत था। नगर पालिका पर उन्होंने सीधे चेयरमैन साहब पर उन्होंने एक ऐसा वो किया था। आप सब मीडिया के साथी उसमें जो है मौजूद थे। साथ हमने चुनाव लड़े। पहला चुनाव मैं जीता, डॉक्टर साहब बाई दावे हार गए। फिर हमने स्ट्रगल किया, फिर डॉक्टर साहब जीते। तो ये हमारी हार और जीत के हम साथी हैं। अच्छे बुरे वक्त में हम साथ रहे हैं। ये गाड़ी चलाते थे, मैं बैठता था, मैं गाड़ी चलाता था, ये बैठते थे। घंटों की ट्रैवलिंग हमारी होती थी। जब हम 2 ही लोग गाड़ी में होते थे, बात करते, मशवरा करते हम लोग चलते थे। तो वो पुराने दिन हमारे याद हैं और अब फिर वही दिन लौटेंगे। हम सब लोग इकट्ठे होकर सभी कांग्रेस के साथी एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में NH 125 पर चीकाघाट पुल के पास एक कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। तो वहीं हादसे के बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से मृतक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। फिलहाल अभी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। घाट के पास एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति को 108 द्वारा मृत अवस्था में हमारे पास लाया गया है, जिसकी अभी आईडी हमें मिल नहीं पाई, अज्ञात है और उसकी सूचना हमारे द्वारा पुलिस को दे दी गई है। हाँ, उसके सर में काफ़ी अंदरूनी चोट लगी है, कान से और नाक से काफ़ी ब्लीडिंग हुई है और दाएं साइड का कंधा और पैर भी फ्रैक्चर है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के MOU साइन हुए हैं और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें से अभी तक 20,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हुई। वहीं आपको बता दें कि UJVN के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल के अनुसार विभाग ने अगले 6 माह में और 20,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने बताया कि साल के अंत तक विभाग का लक्ष्य 55,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग का रखा गया है। देखिए, इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए थे, जिसमें से कि खाली ऊर्जा क्षेत्र में ही 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU हुए थे और उस दौरान हमने 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग भी अचीव कर ली थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि इन्वेस्टर समिट के बाद ग्राउंडिंग पर हमको विशेष महत्व देना है, तो हमने अगले 6 माह में एक और 20,000 करोड़ की ग्राउंडिंग प्राप्त कर लेनी है। वहीं आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो CBSE के बारे में नहीं जानता हो। CBSE भारतीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित एक संक्षिप्त रूप के और इसका पूर्ण रूप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। उत्तराखंड CBSE के रीजनल डायरेक्टर रणबीर सिंह ने बताया कि CBSE सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूलों के लिए भारतीय शिक्षा का राष्ट्र बोर्ड है, जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। आपको बता दें कि CBSE से संबद्ध स्कूल पाठ्यक्रम के लिए सिर्फ NCERT का पालन करते हैं। यह बोर्ड हर साल कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित कराता है। इनके अलावा CBSE अन्य परीक्षाओं जैसे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए भी जानी जाती है। CBSE का मकसद संघ निकाय के रूप में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए बेहतर शिक्षा इकोसिस्टम तैयार करना है। इसके साथ उन छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं दी जाती है जिनके माता पिता एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। CBSE की जो टोटल जर्नी है 2029 में CBSE को 100 ईयर हो जाएंगे। ये राजपूताना बोर्ड ऑफ राजस्थान अजमेर से शुरू हुआ था और आज जो CBSE काम कर रहा है, मैं आपको अभी रिसेंट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में सरकार ने 1000 राज्य सरकार के स्कूल CBSE को दे दी और अभी सरकार तेलंगाना और आंध्र सरकार कह रही है कि साहब हमसे आप जो है 5000 स्कूल और भी दे रहे हैं हम, और आप ये स्कूल सारे ले लीजिए, क्योंकि CBSE की भी अपनी लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं कर सकते कि सारे सरकारी चीज़ों को ले लें और सारे जो चीज़ें चल नहीं पा रही है उनको भी लें, तो हमारी सारी चीज़ें उधर ही खप जाएगी, तो उसमें फिर क्वालिटी खत्म हो जाती है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।